नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज मेरे साथ हैं 4 अध्यापक। कौन कौन लोग हैं आप लोग जानते ही हैं, खैर फिर भी परिचय कराना मेरा धर्म है। एक तरफ दिलीप सर हैं, फिर विरत सर हैं, और इधर 2 खास लोग बैठे हुए हैं, मनीष श्रीवास्तव सर और मुकुल सर। लेकिन साथ में 2 चीज़ें और हैं। क्या क्या हैं? एक तरफ है ग्लोब और एक तरफ है अशोक स्तंभ। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ है भूगोल और दूसरी तरफ है इतिहास। तो आइए यूपीएससी के लिहाज से देखते हैं कि इन दोनों जो अलग अलग पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, इनकी अपनी अपनी क्या राय है। भूगोल और इतिहास के लोगों को अगर बातचीत कराएं तो क्या निकलेगा। भूगोल से शुरू करें या इतिहास से शुरू करें? किसी से भी शुरू कर सकते। भूगोल, अगर मैं कहूँ कि भूगोल से इतिहास निर्धारित होता है और इतिहास की वजह से भूगोल निर्धारित होता है, कौन सा वाक्य ज़्यादा सही है? सर दोनों ही वाक्य पूरे सही हैं। तो बताइए, भूगोल की वजह से इतिहास पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है? सर भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, इतिहास का अगर भी टॉपिक पढ़ेंगे तो शुरुआत वहाँ से भूगोल से ही होती है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता है तो मांडा से दाइमाबाद भूगोल आ गया। आलमगीरपुर से सुक्त गेंडोर जो है भूगोल आ गया। और भूगोल के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। केवल भूगोल में स्थानों का अध्ययन नहीं है। भूगोल बहुत सारी शाखाओं से मिलकर बना है, जिसमें मानव भूगोल भी है, आर्थिक भूगोल भी है, आपका भौतिक भूगोल भी है। वैसे ही इतिहास के अंतर्गत भी अगर हम देखते हैं तो हर जो कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वो भूगोलिक कारणों के कारण होती हैं। तो एक तरीके से प्रतिस्पर्धा कम है, क्योंकि बच्चे को तो दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और स्टूडेंट नज़दीक का संबंध ज़्यादा है जी। तो चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, ये दोनों आपको बूस्ट करेंगे। वो पेपर 1 तो पूरा मेंस में इन्हीं सब्जेक्ट से मिलकर बना है। चलिए, ये एक इंटरेस्टिंग बातचीत ही शुरू हो गई है, तो थोड़ी थोड़ी राय इस पर ले लेते हैं कि भूगोल की वजह से इतिहास निर्धारित होता है। इसको आप कैसे समझते हैं? सर अगर भूगोल और इतिहास विषय को हम देखें तो इतिहास शुरू होता है। इतिहास में हम देखेंगे सबसे पहले जो शाखा हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। अब इसमें कुछ शब्द हैं, इसमें अगर आप दूसरा शब्द देखेंगे तो आपको मिलेगा भारत। अब भारत क्या है? भारत क्या कोई भौगोलिक स्थिति है या एक देश का नाम है या किसी इंसान का नाम है भारत? तो अगर ये आपको जानना है तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भूगोल जानना पड़ेगा। प्राचीन भारत का इतिहास अगर हमको शुरू करना है तो हम देखेंगे उसमें एक आर्य, जब आर्य लोग भारत में आए तो आर्य कहाँ से आए, आर्य भारत में ही क्यों आए या भारत के अलावा और कहाँ कहाँ गए। हम देखेंगे कि सेंट्रल एशिया से वो लोग शुरू हुए और भारत में कबीले के रूप में जब उन्होंने आना शुरू करा, उन्होंने बसना शुरू करा। बसे वो कहाँ? नदी की घाटी के किनारे। नदी क्या है? नदी भूगोल का विषय है। तो सर इतिहास और भूगोल यहाँ पे वर्सेस कम और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट जाते हैं। आप इतिहास को भूगोल के बिना शुरू नहीं कर सकते। और बड़ी रोचक बात यह है कि भूगोल में भी हम भूगोल का इतिहास पढ़ते हैं। भूगोल में भी हम ये पढ़ते हैं कि भूगोल कैसे शुरू हुआ, 1940 के दशक में क्या हो रहा था, 1950 के दशक में भूगोल सब्जेक्ट में क्या हो रहा था। तो हमको इतिहास का भूगोल पढ़ना है और भूगोल का इतिहास पढ़ना है। तो हो गया ना सब कुछ घन चक्कर। चलिए सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। वेटेज के हिसाब से देख लेते हैं। यूपीएससी की अगर बात करें, इतिहास को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए पढ़ते समय, या फिर भूगोल जैसे टेक्निकल चीज़ को ज़्यादा, टेक्निकल विषय पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है? मतलब एक तो परसेप्शन ये है ना कि इतिहास में पढ़ने के लिए है ही क्या, पढ़ ही जाना है, रट जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने सही बात कही और ये बेहद रोचक सवाल है अपने आप में कि इतिहास को ज़्यादा वेटेज दिया जाए या फिर भूगोल को ज़्यादा वेटेज दिया जाए। तकनीकी पक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो फिर इतिहास की अपेक्षा भूगोल कहीं अधिक तकनीकी पक्ष को लिए हुए है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से समझें तो इसमें सबसे पहली बात तो यह महत्वपूर्ण होती है कि हमें सभी विषयों में एक संतुलन स्थापित करना होता है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि इतिहास को आप ज़्यादा वेटेज दीजिए और भूगोल को कम वेटेज दीजिए, क्योंकि यदि हम परीक्षा में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, यदि हम देखें ये विशेष करके तो 100 प्रश्नों में से 20-25 का जो एक अनुपात है
वह क्रमशः इतिहास और भूगोल का रहता ही है। कभी भूगोल में 25 के अनुसार 25 के हिसाब से प्रश्न पूछते हैं। कहीं इतिहास में कई बार ऐसा होता है कि 20 से अधिक प्रश्नों की संख्या हो जाती है और भूगोल में 18-20 पर जो है मामला आ जाता है। तो इस विचार को यदि हम ध्यान रखें, प्रश्नों की संख्या के वेटेज को यदि हम देखें, तो फिर प्रारंभिक परीक्षा में और साथ ही मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम सामान्य अध्ययन में जो पेपर 1 है, पेपर 1 में यूपीएससी ने दोनों को एक साथ रखा है। ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि इसमें भूगोल और इतिहास के बीच में तनातनी नहीं है। सामान्य अध्ययन के पेपर 1 में मैं दोनों ही कोशिश विषय कर हैं। तो रहा हूँ तनातनी लाने की। तो भले यूपीएससी ने पेपर 1 में रखा है, जी। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी तनातनी हो इतिहास हाँ। और भूगोल के बीच में। हाँ, तो इसमें ये है जो आपने एक महत्वपूर्ण शब्द कहा कि तकनीकी पक्ष। जो भूगोल में तकनीकी पक्ष है वो इतिहास में उस सीमा तक नहीं है। इतिहास में भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इतिहास में तकनीकी पक्ष बिल्कुल नदारद है, नहीं है। इतिहास में भी मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास में भी कई सारे ऐसे शब्द हैं जिन पर सवाल पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, जिसमें बच्चे समझ नहीं पाते, स्पष्ट तौर पर नहीं जान पाते कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है। उदाहरण के तौर पर सामंती व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था का मतलब क्या होता है, इसका आशय क्या है, ये बहुत ही अपने आप में व्यापक शब्द हैं। मनसबदारी प्रथा मध्यकालीन भारत में बहुत ही प्रचलित रही थी, तो इनका आशय क्या है, इनका अर्थ क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें ये बात तो निहित है ही कि भूगोल में कहीं न कहीं विज्ञान का एक पक्ष शामिल होता है, इतिहास में विज्ञान का वह पक्ष शामिल नहीं होता है। जो सामाजिक गतिविधियाँ रही हैं, आर्थिक गतिविधियाँ रही हैं शुरुआत के समय से लेकर के अब तक, उसके बारे में एक व्यापक स्तर पर अध्ययन करना होता है। तो इतिहास में इस बात को लेकर के एक थोड़ी-सी राहत की स्थिति बच्चों में रहती है कि बहुत अधिक साइंटिफिक वे में वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर एक दूसरा भी पक्ष है इसमें कि विज्ञान को यदि व्यक्ति समझता है तो फिर चीज़ें उसके लिए और सरल होती जाती हैं, लेकिन वहाँ पर उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इतिहास में वो समझ वैज्ञानिक स्तर पर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये एक पक्ष है जिसमें इतिहास यदि कोई भी बच्चा पढ़ता है, कोई भी अभ्यर्थी पढ़ता है, तो फिर उसके लिए इतिहास विषय यहाँ पर रुचिकर लगने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि इतिहास में कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स रहते हैं जो कि उनके अपने समाज से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आधुनिक भारत का इतिहास यदि हम देखें, तो फिर वहाँ पर बच्चे रुचि लेकर के पढ़ते हैं, है ना? जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन है या फिर क्रांतिकारी आंदोलन है, इसमें जो अभ्यर्थी है वो रुचि लेता है, ज़्यादातर रुचि लेता है क्योंकि उसको लगता है कि अब भारत आज़ाद होने वाला है, क्या कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं, तो इसमें उसको आसानी से रुचि आने लगती है। तो इस लिहाज से इतिहास में थोड़ा-सा उसको आसानी होती है। तो अगर इतिहास के उस परसेप्शन की मैं बात कर रहा था कि भाई भूगोल में तो समझने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत ज़्यादा समझना है, ठीक है। और एक बार जब आप समझ जाते हैं तो फिर आपको उसके बाद भूगोल जब समझ में आने लगे तब भूगोल से प्यार होता है। इतिहास को लेकर जनरल अंडरस्टैंडिंग लोगों की ये है, मैं उसे बिल्कुल कहूँगा कि इसको खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट की समझ इतिहास में भी ज़रूरी है। लेकिन जनरली लोग ये सोचते हैं कि भाई इतिहास में क्या पढ़ना है, इतिहास तो बीत चुका है और उसको पढ़ना ही है, याद करना है, डेट याद करने वाला सब्जेक्ट है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, ये परसेप्शन सही है या इसको आप किसी अपने तर्क से तोड़ सकते हैं? ये थोड़ा सा मतलब एक कह सकते हैं, अगर हम 100% में इस मामले को लेकर के देखें तो 10-20% तो ये सही लगता है। लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो तर्क यही है कि समझ के साथ ही इतिहास को हम आगे ले जा सकते हैं। इसको कुछ उदाहरण से अगर हम समझाएं, जैसे अभी मुकुल सर बात कर रहे थे, उन्होंने आर्यंस के बारे में बात करी, फिर उसको ज्योग्राफी से कनेक्ट करके बताने का प्रयास किया कि ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में कितनी है। अब इस चीज़ को सिर्फ हम हिस्ट्री में ही पढ़ें, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट यहाँ से हटा भी दें, तो क्यों आर्यंस आ रहे हैं, इंडिया क्यों आ रहे हैं, या फिर उस भारत के या भारतीय उपमहाद्वीप के इर्द गिर्द क्यों जा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट एक है या तो समझ लो, या फिर ये रट ही लो कि भाई ये यहाँ से आए थे। तो जैसे ही आप रटना शुरू करेंगे तो आप यूपीएससी के प्लेटफॉर्म से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। वो आप केवल याद करने वाली चीज़ में हो सकता है, किसी छोटे या वनडे एग्जाम में हो सकता है आपके काम आ जाए,
लेकिन यूपीएससी आपसे वो तिथि नहीं पूछने वाला है, कारण पूछने वाला है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, यानी कि उसके परिणाम क्या हैं, उनके ऊपर आएगा। इसी चीज़ को आधुनिक भारत में अगर हम देख लें कि इतनी दूर यूरोप से कोई भारत में व्यापार करने क्यों आ रहा है, जबकि यूरोप कोई छोटा कॉन्टिनेंट तो है नहीं। आप वहाँ पे भी व्यापार कर सकते थे, वहाँ अमेरिका को टच कर सकते थे, हालांकि गए अमेरिका में भी, लेकिन यूरोप से एशिया आना और एशिया में भी दक्षिण एशिया आना, भारतीय उपमहाद्वीप को टच करना और सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में उसे स्थापित करना, इसकी समझ विकसित होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि ये भी हम रट के काम चला लेंगे, तो ये ठीक नहीं है। कि आप सोचें कि वास्को डी गामा दक्षिण से ही क्यों आया, महाद्वीपीय हिस्सा छोड़ करके वो जो जलीय यात्रा है या समुद्री यात्रा है वो ही करके क्यों आया। कुछ तो उस तरीके के कारण रहे होंगे, उन कारणों, उन तथ्यों को हम समझेंगे कि भाई जो लाल सागर है उससे व्यापारिक मार्ग बाधित हुए, जो पूरा का पूरा जो तुर्की वाला एरिया है उस पर दूसरे लोगों का राज हुआ, वहाँ से उनको व्यापार के संसाधन ठीक नहीं मिले कुछ तो, जबकि वो छोटे रास्ते थे, वहाँ से आना ज़्यादा आसान हो सकता था। अरब यात्रियों से उनके किस प्रकार के तालमेल नहीं बैठे, वो चीज़ें तो हमें कारण समझने होंगे। तो जब ये प्रश्न बनता है कि हम इतिहास को रट लें या फिर हम उसको भी उसी तरीके से टेक्निकलिटी की, अभी जैसे सर थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, सर ने भी क्लियर किया कि तकनीकी स्तर पर थोड़ा कम मिलता है इतिहास में, लेकिन मिलता है, समर्थन इस चीज़ का है कि मिलता है। और वो ही समर्थन, वही जो विश्वास है, वो आपको इतिहास के अंदर समझ विकसित करता है। दो तरीके की चीज़ें हैं भाई, कि हमने इतिहास को रट लिया और एक ये है कि हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। रटने का पोर्शन पहले ही मैंने कहा कि लगभग 10% का जो है वो होगा, ऐसा भी नहीं है कि आप उसको हटा दें। अब तिथि है, याद ही करनी पड़ेगी, बिल्कुल याद करनी पड़ेगी आपको। कोई भी सामान्य तिथि है, सिकंदर का भारत पे आक्रमण हो, या यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, या किसी भी यूरोपीय देश के ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, या फिर कोई युद्ध हुआ है पर्टिकुलर तो उसके किसी सन की बात हो, तो ये सब वो फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। लेकिन उसके इर्द गिर्द वो युद्ध क्यों हुआ, उसके परिणाम क्या हुए, उससे क्या चीज़ें रिजल्ट के तौर पे सामने आई, ये सब तो समझ से ही विकसित होगी। और इसका आपको फ़ायदा न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में मिलेगा बल्कि मुख्य परीक्षा में भी मिलेगा। साथ ही साथ यदि अगर किसी का विषय है इतिहास, तो जब वो अपने इंटरव्यू के दौरान जाएगा तो वहाँ पर भी ये समझ जो उसकी विकसित हो चुकी होगी तब तक, तो इंटरव्यू पैनल को खुश करने के लिए वो काफ़ी काम आएगी। तो ये मेरा मतलब ये है कि यूपीएससी को सजेशन जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए। मुझे लगा आप यूपीएससी को सजेशन दे रहे हैं। नहीं, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए सर। ठीक है। और मार्क्स उठाने की बात हो, यूपीएससी में अच्छे से मार्क्स ले आना हो, मेंस के लिहाज से अगर बात करें तो भाई जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट होता है उसमें मार्क्स तो काफ़ी अच्छे आते हैं। जी सर। ठीक है, तो उस पर इतिहास पर भूगोल भारी है। सर ये कहना पूरी तरीके से सही तो नहीं होगा कि इतिहास पे भारी है भूगोल। ये इसलिए क्योंकि स्कूल में तो हम लोग यही जानते थे। नहीं सर, यही डिफरेंस है एक यूपीएससी की तैयारी में या एक कॉलेज और स्कूल की प्रिपरेशन के दौरान। अगर आप, जैसे हम भूगोल में बात करें, आपको नक्शे बनाने हैं, आपको वहाँ चित्र बनाना है, आपको वहाँ फ्लो चार्ट बनाने हैं, तब आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। यही आप कह सकते हो, यही तकनीक विषय जो होते हैं उसमें सब जगह ये लागू होगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप लागू करें इतिहास पे, आपने बताया, जैसा भी सर बता रहे थे कि यूरोपियों ने आगमन किया भारत में, अब वो और किसी रास्ते से भी आ सकते थे। क्यों वो अफ्रीका के नीचे होके आए? क्या था वो केप ऑफ गुड होप? वहां से वो कैलिकटी क्यों पहुंचे? क्यों वो गुजरात नहीं पहुंचे? क्यों बम्बई नहीं पहुंचे? वो सबसे पहले अगर हम कंपनियों की स्थापना देखें, यूरोप की कंपनियों की स्थापना, तो आपको देखने को मिलेगी वो मसूलीपट्टनम में मिलेगी या सूरत में देखने को मिलेगी। तो क्यों सूरत में मिली और क्यों मसूलीपट्टनम में मिली? ये सर क्यों का जवाब दोनों विषय देंगे, लेकिन इसमें प्रमुख जो आपको कारण देखने को मिलेगा, कुछ भौगोलिक कारण थे। भारत में, चूंकि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और विश्वास करता हूं अभी पता चला है उड़ीसा में खोज हुई गई है सोने की, तो हम फिर से सोने की चिड़िया बनी जाएंगे। तो जब सोने की चिड़िया था, तो किस प्रकार यूरोपियों ने हमसे व्यापार करना शुरू करा? क्या वो पहली बार वास्को डी गामा जो था उसने भारत को खोजा या भारत के रास्ते की खोज करी? क्या आज से पहले भारत से व्यापार ही नहीं कर रहा था यूरोप? ये सब जो कारण है, ये भौगोलिक कारण के साथ आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी हमको देखना पड़ेगा, कुछ ऐतिहासिक कुछ पृष्ठभूमि रही होगी, उसको भी साथ में हमको लेके चलना पड़ेगा। रही बात यूपीएससी में नंबरों की बात, तो जैसे अभी सर बता रहे थे कि यूपीएससी की अगर मुख्य परीक्षा में देखे जाए तो दोनों को ही पेपर 1 में रखा गया है।
और पेपर 1 में करीब करीब अगर मुख्य परीक्षा में देखें तो जितना वेटेज ज्योग्राफी का देखने को मिलेगा उतना ही वेटेज आपको हिस्ट्री का देखने को मिलेगा। अब हिस्ट्री के आंसर शुरू करने से पहले आपको भूगोल की समझ होना जरूरी है। अगर आप जैसे हम पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखनी है, कंक्लूजन लिखना है, आप उन इंट्रोडक्शन या उस बॉडी पार्ट में यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में अगर आप वो ज्योग्राफी का एलिमेंट डाल के इतिहास का आंसर लिखते हैं तो यकीन मानिए इतिहास भी उतना ही नंबर आपको देके जाएगा जितना भूगोल देके जाएगा। देखिए अंतिम में इन्होंने कह दिया कि भूगोल में ज्यादा नंबर आता है, यही बात हुई ना। सर मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि होता ये है कि कुछ ये हर चीजों भूगोल का पक्ष लगातार भारी होते जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप। हर चीज के 2 पक्ष होते हैं। अगर हम भूगोल की बात करें कि भूगोल में मार्क्स ज्यादा आते हैं तो उसके पीछे बहुत सारा हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए होता है। अगर हम क्लाइमेटोलॉजी जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें अगर तापमान बदलने से दाब में बदलाव नहीं पता है, दाब के बदलाव से वायु में पता नहीं है, तो हम कई कॉन्सेप्ट सीख ही नहीं पाएंगे चाहे हम कितने बार भी पढ़ लें। और होता भी ये है कि रुचि बच्चे इतिहास में ज़्यादा लेते हैं। कई मैंने स्टूडेंट देखे 4-4 महीने तक इतिहास ही पढ़ते रहते हैं क्योंकि उनको भूगोल की कई चीज़ें जो होती हैं कि भाई जैसे कई स्टैटिक पार्ट है वो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, जहाँ तकनीक वाला हिस्सा आता है वो उस पर कई बार नहीं सहज हो पाते हैं तो वो उस चीज़ को छोड़ भी देते हैं कई बार। तो यहाँ स्कोरिंग तो है लेकिन स्कोरिंग के साथ साथ मेहनत भी है। नहीं सर, ये मैं आपने चाहा था कि सर थोड़ा सा युद्ध हो जाए तो मुझे लग रहा है कि अब युद्ध इस की बात तरफ बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल सर। अब ये तो एकदम उन्होंने ये कहने का अगर प्रयास किया या किसी स्टूडेंट ने ऐसा सोचने का प्रयास किया कि टेक्निकलिटी जो है जी वो आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ज़्यादा है जनाब जी, तो अभी ही थोड़ी देर पहले मैंने क्लियर किया था कि सर इतिहास को केवल 10% छोड़ दिया जाए टेक्निकलिटी के हिसाब से, 20% छोड़ दीजिए, चलिए 80% टेक्निकलिटी लेके ही चलेंगे। उसका रीज़न ये है कि आप मध्यकालीन से शुरू करें, प्राचीन से शुरू करें। सीधे सीधे इनकी बात का क्रक्स समझिए कि भूगोल पढ़ने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए, यही और मैं इतिहास पकड़ पढ़ने के लिए नहीं चाहिए। तो नहीं अब चाहिए। आपको तो जवाब ये देना है कि इतिहास पढ़ने के लिए भी उतना ही साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए। देखिए सर इसमें यह है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब क्या हुआ। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब केवल तकनीकी शब्दों को जानना ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि आप चरणबद्ध तरीके से किसी भी विषय को समझ रहे हैं। जब हम चरणबद्ध तरीके से किसी भी विषय को समझते हैं तो वह चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, समाजशास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, सभी में विज्ञान निहित है। तो इस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसा कि अभी आपने एक सवाल पूछा था कि किस विषय में अधिक अंक आने की संभावना होगी, तो यहाँ पर तो एक रीजनिंग ये है कि जीएस में पेपर 1 में अंक आते हैं। यदि किसी बच्चे को, किसी भी अभ्यर्थी को पेपर 1 में यदि 120 130 नंबर आया, इसमें ये कोई बाइफरकेट नहीं कर सकता कि अच्छा उसको इतिहास वाले में इतना आया होगा, भूगोल वाले में इतना आया होगा और भारतीय समाज वाले में इतना आया होगा, क्योंकि वो कंप्लीट पेपर 1 में उसको नंबर मिलता है, जो भी व्हाटएवर नंबर उसको मिलता है। तो यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि अच्छा इसमें उसको नंबर आया होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी पार्टिकुलर विषय से जुड़ा हुआ है, मान लिया कि मैं इतिहास से संबंधित अभ्यर्थी हूँ और इतिहास मेरा अपना विषय है और जीएस पेपर 1 में मुझे ज़्यादा नंबर आया, तो निश्चित तौर पर इतिहास में मुझे मार्क्स अधिक मिले होंगे। लेकिन एक औसत अभ्यर्थी की बात करें तो उसके बारे में फिर पता लगाना मुश्किल है कि उसको किस विषय में ज़्यादा नंबर मिले होंगे या फिर कम नंबर मिले होंगे, क्योंकि इसमें टोटलिटी में मार्क्स आता है। इसमें तो बाइफरकेट किया नहीं जाएगा कि अच्छा भाई इसको इतिहास के इस वाले नंबर क्वेश्चन में इतना नंबर तो है नहीं मिला होगा, भारतीय समाज में इतना नंबर मिला होगा। मतलब मुकुल सर की बात तो यहीं खारिज हो गई तो ये दावा ठीक नहीं है आपका। और साइंटिफिक टेम्परामेंट पर विराट सर, साइंटिफिक टेम्परामेंट की यही बात थी कि देखिए ये थोड़ा देखने में लगता है कि भाई ज्योग्राफी है, साइंटिफिक टर्म्स उसमें यूज होते हैं, वैज्ञानिक जो शब्दावलियां हैं उसका प्रयोग होता है। कुछ वैज्ञानिक शब्दावलियां जो हैं वो इतिहास ने भी अपनी बना रखी हैं। यहाँ पर जैसे सर ने अभी कहा कि टेक्निकलिटी का मतलब क्या है, मतलब ये नहीं है कि जो विज्ञान से संबंधित है वही तकनीकी है, इतिहास के भी अपने तकनीकी पक्ष हैं। जैसे अभी सर ने एक शब्द लिया, जैसे मैं रैयतवाड़ी की बात कर दूं, अब उसकी भी अपनी टेक्निकलिटी है कि ये रैयतवाड़ी शब्द क्यों बना, ठीक है, महरवाड़ी शब्द क्यों बना। ये इतिहास के वो टेक्निकल स्टेटमेंट्स हैं या शब्द हैं जिनको हम कह सकते हैं
जिनको अगर आप नहीं समझेंगे तो उनको लागू होने की प्रक्रिया, उनको लागू होने के कारण और उनके लागू होने के पश्चात उसके क्या परिणाम हुए, ये आप नहीं तय कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे विज्ञान की या भूगोल की हम बात कर लें, उसमें कोई भी ऐसी शब्दावली उठा लें, जैसे मान लेते हैं कि हम भूकंप की बात कर रहे हैं, तो भूकंप है क्या, उस चीज़ को जब तक नहीं जानेंगे तो उससे बनने वाले जो उसके उदाहरण है या उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी हमें कोई जानकारी नहीं होगी। तो वो उनके अपने तर्क हैं, उनकी टेक्निकलिटी के, ये हमारे अपने तर्क हैं हमारी टेक्निकलिटी के। ये आधुनिक भारत से ले लीजिए या फिर मध्यकालीन भारत से ले लीजिए प्राचीन या भारत। फिर आप प्राचीन भारत से ले लीजिए, वहां पर भी आपको उतना ही मिलेगा। सर ये बात जो है थोड़ी सी गलत वे में चली गई। बात यहाँ पे हो रही थी कि भाई मार्क्स भूगोल में वही आंसर लिखकर ज्यादा आ जाते हैं, इतिहास में कम आते हैं। तो ये मेरा तर्क ये था कि भाई भूगोल में आने का ये कारण है कि भूगोल में चीजें एक जगह पे जाकर ठहर जाती हैं। कि आपने अगर कॉन्सेप्ट की बात करी तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि यूपीएससी में अगर कोई बच्चा बैठ रहा है तो वो बिना लॉजिक के बैठ रहा है। लॉजिक हिस्ट्री भी मांग रहा है, लॉजिक ज्योग्राफी भी मांग रहा है, लेकिन अंततः इस बात से हम आपके सहमत हैं भूगोल में कि ये लॉजिक भी सहमत हो रहे हैं। इन्होंने पहले ही कहा कि बात को दूसरे वे में ले लिया गया है, नहीं तो मैं भी सहमत ही हो रहा हूँ। भूगोल में सर ये चीज है कि जैसे मैंने क्लाइमेटोलॉजी की बात की थी, जलवायु विज्ञान की बात की थी, उसमें कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर का है, प्रेशर का है, विंड्स का है, प्रेसिपिटेशन वर्षा का है। इन सारी चीजों को आप जब समझेंगे तब उसकी चीजें समझ पाएंगे। आप जैसे भूकंप की बात कर रहे थे, अब भूकंप में किसी को तरंगों के बारे में नहीं पता है कि भाई अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि भाई भूकंप, ये पता चल जाएगा कि तुर्की में भूकंप आया था, लेकिन एग्जाम में क्या लिखेगा। तो बेसिकली बातों से नहीं होगा काम, कॉन्सेप्ट से होगा। फिर ये अंत में एक बात आई है कि इतिहास में बातों से ही काम चलता है। और सर इस बात का Concept की जरूरत नहीं। अंदाजा हम ऐसे अच्छा, भी लगा एक सकते एक हैं। मिनट ये जरूर मैं बता दूं, जी सर। मुकुल आपके पास मैं आऊंगा कि ये जो इतनी रोचक बातचीत चल रही है, दरअसल ये बातचीत एक समझिए ग्रुप डिस्कशन टाइप का, ठीक है, जिसको आप ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, उसी टाइप की बातचीत चल रही है। और ये रोचक बना रहे हैं हम लोग धीरे धीरे इस बातचीत को। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें आपको भी समझने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सार्थक बातचीत है जिसमें से आपको भी समझना है कि आपको अपने पढ़ाई का अप्रोच कैसा रखना है। तो ये तो मजाक की बात हो गई इतिहास वर्सेस भूगोल। लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो फिर आपको बताएंगे। लेकिन बैच के बारे में आपको मैं बता दूं कि अभी होली वाला वो चल रहा है ना, सेल। बताइए ज़रा होली का जो सेल है। इसमें अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बैच 2 स्टार्ट हो चुका है, और बैच 2 में जब आप एडमिशन ले रहे हैं या फिर बैच 1 में भी आपने जब एडमिशन लिया होगा तो फैकल्टी कोड इस्तेमाल किया होगा। जैसे मैं हूँ, मेरा फैकल्टी कोड आपने विरद लाइव इस्तेमाल किया होगा, या फिर दिलीप सर का है, या अमृत सर का है, या फिर मनीष सर का, या फिर किसी भी फैकल्टी का। तो उसका कोड लगाते हैं आप और आपको एक छूट मिल जाती है, अच्छी खासी जो है छूट मिल जाती है, और वो प्राइस अफोर्डेबल हो जाता है। अब इसमें होली का त्यौहार आने वाला है, रंगों का त्यौहार है, उत्साह के साथ मनाइएगा आप लोग भी। उस उत्साह को और थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास किया है हमारी स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने, और इसमें आप लोगों को यही कोड है, फैकल्टी के कोड्स यही रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपना बोल रहा हूँ तो विरद लाइव, या फिर अमृतसर है तो अमृत लाइव, या जिसका भी है उस तरीके से कोड आप लगा सकते हैं। और उस कोड में अब आपको जो छूट होकर के 18,999 का जो प्राइस पड़ता था, उसमें और छूट मिल करके वो 17,499 हो गया है। तो इसका आप ज़रूर लाभ उठाइए, लेकिन इसमें एक ख़ास बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये छूट निरंतर नहीं चलेगी, सिर्फ होली तक ही चलेगी, यानी 8 मार्च तक। तो आज से आरंभ होकर के 8 मार्च तक आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फैकल्टी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अतिरिक्त जो छूट है उसका लाभ उठा करके अपने यूपीएससी की पढ़ाई में और रंग भर सकते हैं। तो ये विशेष जानकारी थी सर स्टडी IQ के। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म और के लिए। बैच शुरू हो रहा है बैच 11 मार्च से शुरू हो रहा बता है। दिया आपने। 11 मार्च से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, एडमिशन ओपन है, 11 मार्च से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। डेट उसकी अगर आपको ये देखनी है कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन से शुरू हो रहा है और किस दिन तक चलेगा, तो इसके लिए आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा इसका लिंक, और साथ ही साथ आप अपने ऐप पे या फिर वेबसाइट पे जा करके वहाँ जब क्लिक करेंगे तो जहाँ कोर्स है वहीं पर PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन है। आप पहले PDF डाउनलोड करके पूरा उसका जो जानकारी है वो पढ़ लें, फिर आराम से एडमिशन लें। बहुत ही शानदार बैच पहला शुरू हुआ था, आप लोगों का बहुत सहयोग उसमें मिला,
और इसी सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए दूसरा बैच अब उपलब्ध है आपके सामने। ठीक है, अब ज्योग्राफी वाले पर आ जाते हैं। मुकुल बताइए। सर, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसमें सर वो बताते हैं कि जब वो भारत में आए तो उन्होंने भारत में किसी भी आंदोलन में आते ही पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने पहले क्या किया, भारत को घूमा। भारत को क्यों घूमा? ताकि वो भारत का भूगोल समझ सकें, भारत के लोगों के बारे में जान सकें, साथ ही किस किस समस्या से कहाँ कहाँ के लोग प्रभावित हैं, और यूरोपीय जो ब्रिटिशर्स जो पावर थी वो क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, ये जान सकें। तो ये कहाँ कहाँ वो गए, क्यों वो गए, और लोगों के साथ वो जाना, ये सब पार्ट है भूगोल का। अब आधुनिक भारत में भी हम देखेंगे, जैसे हम बात करें प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध जब हुआ, तो ये सिर्फ बक्सर में या प्लासी में ही क्यों लड़ा गया? यूपीएससी ने सवाल भी पूछा गया था कि पानीपत में ही युद्ध क्यों लड़े गए? तो पानीपत के अलावा और कहीं भी, दिल्ली में आके युद्ध लड़ रहे थे, इंद्रप्रस्थ पे लड़ रहे थे, राजस्थान में लड़ रहे थे, कहीं और लड़ा जा सकता था, लेकिन पानीपत में ही हम देखेंगे 3 बहुत बड़े, जिससे पूरा इतिहास बदल गया भारत का, वो युद्ध लड़े गए। तो हम देखेंगे पानीपत हिमालय पर्वत श्रृंखला के, आप देखेंगे तो आपको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और एक बहुत बड़ा मैदान है एक क्षेत्र में। तो यहाँ पे आराम से सेनाएं आ सकती थी, और दिल्ली को अगर आपको बचाना है तो दिल्ली से पानीपत की नजदीकी है, और दिल्ली को अगर बचाना है, राजधानी को अगर बचाना है, तो वहां जाके युद्ध लड़ा जा सकता था। अब ये हमने जाना कि ये वहां पे क्यों हुआ, इस स्थान विशेष के बारे में हमने जाना, तो यहाँ पे भूगोल का योगदान आ जाता है। क्यों हुआ ये भी हम समझेंगे कि भारत में, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये जो देश है डाइवर्सिटी से भरा देश है, और अभी बात ही हो रही थी होली सेल की, तो हम होली में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी ऋतुओं का परिवर्तन ही तो हो रहा है। हम देखेंगे सर्द ऋतु से हम लोग जा रहे हैं ग्रीष्म की तरफ, तो बीच में बसंत ऋतु आती है, और इसमें हम ज्योग्राफी की टर्म में देखें तो इक्विनॉक्स विषुव आपको देखने को मिलेगा। तो हर चीज, हमारे त्योहार देखें, हमारे रहन सहन देखें, या मैं कहूँ हमारा इतिहास भी देखें, तो वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है हमारे भौगोलिक क्षेत्र पे, भूगोल पे। ठीक है, इसमें सहमत? इसमें इसमें ये है कि हाँ, सहमति है, लेकिन इसमें ये भी है कि इतिहास भी भूगोल को प्रभावित करता है ना? ऐसा नहीं है कि जो पहले का इतिहास रहा या फिर आज का जो भूगोल है, उसमें दोनों एक दूसरे से एकदम बिल्कुल जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंतर रहा है। जैसे यदि हम भारत के भूगोल को 1947 के पहले देखें, तो आज जो भारत का भूगोल है, भारत का जो मानचित्र है, वह उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है 1947 के बाद से। तो अब हम भारत का जो वर्तमान में अपना भूगोल है, भारत के भूगोल को हम, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वर्तमान में, उसी के दृष्टिकोण से हम उसको देखते हैं, उसी के दृष्टिकोण से हम उसको समझते हैं। दूसरी बात ये है कि जो इतिहास है, इतिहास का जो पक्ष है, उसमें केवल भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ही चीज़ें नहीं चलती हैं। उसमें कई सारी ऐसी स्थितियाँ रहती हैं जिसमें सामाजिक स्तर पर जो लगातार परिवर्तन होते रहे हैं, सातत्यता जो रही है परिवर्तन की, या फिर आर्थिक स्तर पर जो परिवर्तन होते रहे हैं, राजनैतिक स्तर पर जो शुरू से लेकर कर के अभी तक परिवर्तन होते रहे हैं, उसकी सातत्यता को समझना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि हाँ, उसमें भूगोल ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी भूगोल की पहरेदारी होती है, ऐसा नहीं है। कुछ पक्ष हैं जहाँ पर भूगोल की ज़रूरत होती है, इतिहास की पहलुओं को समझने के लिए, लेकिन कई सारे ऐसे भी पक्ष उभरते हैं जहाँ पर बिना भूगोल के भी इतिहास अपने धारा में बहता हुआ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा-सा, मुझे लगता है कि सचेत हमें रहने की आवश्यकता होगी कि हाँ, किस दृष्टिकोण से हम उस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। सर, प्रीलिम्स में तो 2 अलग-अलग धाराएँ हैं, जो मेंस में जाकर एक धारा हो जा रही है। तो सर की बात से मैं सहमत भी हूँ, लेकिन थोड़ा-सा असहमत भी हूँ। वही थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ मैं। सर, अगर हम औद्योगिक क्रांति पढ़ते ये हैं, भी यही बोल रहे थे कि मैं सहमत हूँ, लेकिन थोड़ी-सी इसमें सुधार की ज़रूरत है। नहीं सर, ये 2 अलग-अलग धाराएँ हैं जो एक ही जगह मिल जाती हैं, तो दोनों में अंतर रहेंगे, लेकिन मिले-जुले हैं। ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन दोनों ये तो मान गए ना कम से कम जी, कि दोनों के बिना काम नहीं दोनों के चलेगा। बिना भाई, काम तो इन्होंने नहीं। एकदम ठीक बात कही। जी, जी। हालांकि भूगोल का बहुत छोटा पक्ष है ये, भौगोलिक सीमा की अगर बात जी, करें किसी भी देश जी, की, जी, जी, तो मैप में तो पढ़ते ही हैं। जी, भूगोल के हिसाब से इन्होंने जैसे कहा कि 47 के पहले का भारत, जी, और 47 में इतिहास की वजह से ही तो अब भूगोल चेंज हो गया है जी। ना।
तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। सर जैसे मैं उसी बात को जोड़ रहा था कि कई बार इतिहास को भी पूरा होने के लिए भूगोल की जरूरत होती है। जैसे मैं औद्योगिक क्रांति की बात कर रहा था, औद्योगिक क्रांति क्यों आई, ब्रिटेन में आई या जर्मनी में बाद में चलकर काफी विकास हुआ, 2 विश्व युद्ध लड़ लिए गए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कार्बोनिफेरस युग का कोयला था वहां पे। अगर कोयला नहीं होता तो औद्योगिक क्रांति नहीं आती। तो कई बार कारण भी बनता है भूगोल इन चीजों को बताने ठीक के। है, ये भी बात ठीक है, इससे भी मेरी सहमति है। अब अब सर ये कार्बोनिफेरस युग की बात कर ही दिए हैं, तो मतलब अब ये युग हैं, आप मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करेंगे मुकुल सर, तो कैसे बिना इतिहास के शुरू करेंगे आप? मतलब पृथ्वी का जब भौतिक भूगोल पढ़ाएंगे तो बेसिकली आप इतिहास ही पढ़ा रहे होंगे, तो हमारा पक्ष तो ऊपर हो गया ना। आपका भूगोल की शुरुआत ही हमारे इतिहास से ही हो रही है। सर आप बिल्कुल बात सही है, हम भूगोल का इतिहास पढ़ते हैं, कार्बोनिफेरस है ना, और युग को भी इतिहास पढ़ेंगे तो का आप उसका भूगोल पहले पढ़ा जाता है। जैसा सर बता रहे हैं बिल्कुल सही है। हम लोग जब ज्योग्राफी शुरू करते हैं, भूगोल शुरू करते हैं, तो हमारा पहला जो टॉपिक जिससे सामना होता है वो है जूलॉजिकल टाइम सर स्केल। आपको हम फिर बीच में रोक देते जी हैं, सर। यहाँ से यहाँ फिर आ जाते हैं। कार्बोनिफेरस युग की शुरुआत आप कैसे करेंगे बगैर सन बताए? सर यहाँ पे मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो बोला कि 2 धाराएं मिल इतिहास को रही हैं। सर्वोच्चता मान लीजिए ना, फिर क्या दिक्कत है? सर्वोच्चता तो नहीं हो बगैर सकती। बगैर हर उसके चीजों तो के कारण आपको। अच्छा ठीक है, इसी बात का जवाब दीजिए भाई, कार्बोनिफेरस युग से हम जी क्या समझेंगे सर, भाई? कार्बन कोई तो रेंज बताइएगा ना, सर कि यहाँ से यहाँ ऐसे अगर तक। देखा जाए तो हमारे भी जीवन काल के अलग अलग खंड होते हैं। अगर हमें अपनी कहानी बतानी है तो वो कहीं ना कहीं भूगोल से भी प्रभावित होती है कि हम जिस क्षेत्र पे रहते ये तो हैं, हम जहाँ स्वीकार ही कर रहे हैं, ये हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि आप पहले भूगोल पढ़ेंगे, उसको ऊपर रखेंगे, सर्वोच्च रखेंगे। नहीं हम ये सर्वोच्चता। चाहते हैं कि सर्वोच्चता इतिहास की बनी रहे, जो कि बनी रही है। तर्क है मेरे पास उसका। मैं उसी का तर्क दे रहा हूँ कि अगर औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के कारण आज की डेट में यूरोप का आगमन भारत में हुआ, उसका कारण अगर आप ढूंढेंगे तो भूगोल में मिलेगा। ये है कि हम इनको काट कर नहीं आपकी बातों को देखिए काटा नहीं जा रहा मनीष, है। यहाँ पर मैं एक बात और थोड़ा अपने जी स्तर जी पर ऐड ऑन करूंगा जी सर। कि औद्योगिक क्रांति के फैक्टर्स में औद्योगिक जो भी गतिविधियां रही हैं वो थी, जी है ना। जो आपने कहा कि कार्बोनिफेरस युग या फिर लोहे का इस्तेमाल जो भी रहा हो, जी 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 लेकिन औद्योगिक क्रांति के पहले जो गतिविधि चली थी जी वो इतिहास से ही निर्धारित हुई। हाँ, इसमें जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो निश्चित तौर पर भौगोलिक स्तर पर मजबूत रहे, जिसके कारण वहाँ पर इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई इसको मजबूती मिली और देन फिर इसका व्यापक स्तर पर प्रसार बिल्कुल हुआ, प्रस्ताव। है ना। तो ये है कि पहले कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियां चली जिसके बाद उसका एक रिफ्लेक्शन मिलता है और उस रिफ्लेक्शन के कारण वो चीज़ें फिर आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो ये चीज़ें हमें हमेशा जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर इनफैक्ट ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें ये बात आपको समझना होगा कि क्या वजह है, मूल वजह क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके साथ में सपोर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो मेरा इशारा यही है कि जो भौगोलिक वजहें हैं वो सपोर्ट हैं और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी। तो ये सर मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि आप कोई ऐसा शहर बताएं जो भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो और उसके आसपास से कोई नदी ना गुजर रही हो बिल्कुल या बिल्कुल। जल का क्षेत्र ना हो। हाँ, नहीं, नदी गुजरना तो ठीक है, जी लेकिन बसावट जी जो हुई है, जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है, वह निश्चित तौर पर आप सही हैं कि हाँ, नदी सब जो नदियों के किनारे ही मानव सभ्यता का विकास हुआ। बिन पानी सब सून। हाँ, तो इसमें ये बात आपको हम सभी को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी कि ठीक है, नदियाँ तो हैं, नदियाँ एक फैक्टर हैं, एक जी कारक सर, हैं, कारक है। है ना? लेकिन जो बसावट हुआ, जो मानव सभ्यता का विकास हुआ, उसमें और भी कई सारे वजहें हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं नहीं किया किया जा जा सकता है। जो उस समय के लोग थे, उनकी अपनी जो जीवन शैली थी, वो उसको भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उस समय की जो सामाजिक स्थितियाँ थी, आर्थिक स्थितियाँ लेकिन थी, ये तो बात उसको आप भी मानेंगे ना कि भाई नदी के किनारे या भौगोलिक स्थिति की वजह से रहन सहन खान पान जो जो भी चीज़ें आप जैसे बता रहे हैं कि भाई वहाँ के लोगों की जो बसावट थी, उनकी शैली थी, उस पर तो भूगोल का असर तो सीधा सीधा है। हाँ, ये सही बात है। निश्चित तौर पर उस पर मच्छी भात हाँ, खाने वाले लोग कोस्टल इलाके में ही तो पाए जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो वो नहीं। हाँ हाँ सर यहाँ तो पक्ष थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है भूगोल का। और सर प्राचीन भारत का इतिहास भी जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसे समाप्त हुई, तो यहाँ पे बात आती है कि क्यों समाप्त हुई। क्या कोई क्लाइमेट कारण रहे उसके, या कोई बाढ़ वहाँ पे आई, या सूखा पड़ा। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है तो भूगोल उस समय का पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे महाजनपदों का जब विकास हो रहा है तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको सिंधु नदी के आसपास देखने को मिल रही है। महाजनपद आप देखेंगे तो आपको जो सबसे बड़ा महाजनपद मिलेगा मगध, वो आपको गंगेटिक प्लेन में आके आपको देखने को मिलेगा, गंगा के जो विशाल मैदान है वहाँ। तो सर ऐसा क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता छोड़ के लोग गंगेटिक प्लेन में हाँ। आए? वहां पे जो जंगल थे उनको कैसे उन्होंने काटा, वहीं पे क्यों काटा, क्यों वो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ नहीं चले गए, क्यों वो उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान की तरफ नहीं चले गए, क्यों वो भारत, और भारत में भी वो जो अभी जो बात चल रही थी शहर और नदी की, गंगा नदी के किनारे आके बसे। और आज भी हम देखें पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो भारत में जितने भी शहरों में जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा, उस शहर के पास से बिल्कुल समीप से कोई ना कोई देश की वो जो मेजर रिवर्स हैं वो गुजरती हुई दिखेंगी। हम देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है या जो बिहार है या जो बंगाल है, ये गैंगेटिक प्लेन में मिलते हैं। यहाँ का जो प्लेन है, यहाँ के जो मैदानी इलाके हैं वो इतने ज़्यादा फर्टाइल हैं उस समय की जब हम बात करें, तो यहाँ पे अगर कोई भी बीज अगर हमने रोपण कर दिया तो वो बिल्कुल फसल में बदल जाएगा, और फसल में बद के वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया, जिससे उन्होंने व्यापार करना शुरू किया, जिससे जनपदों का विकास हुआ, राज्य का विकास हुआ। तो अगर भारत के हम प्राचीन इतिहास में चले जाएं, जनपद के इतिहास में चले जाएं, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि वो बीज जो रोपा गया था वो भूगोल के द्वारा रोपा गया था। इतिहास का जो बीज है वो भूगोल ने रोपा। हाँ, यहाँ पर मुकुल बस वही है कि जो आपने बातें कही उसमें बस ये एक ऐड ऑन होना चाहिए कि भूगोल ने, जो मैंने पहले भी किसी ये में जवाब दिया कि भूगोल ने सपोर्ट के तौर पर काम किया है। जैसे कि नदी है, जैसे कि वन है, जैसे कि खनिज संसाधन है, इनका तब तक कोई मोल नहीं है जब तक कि जो मानव सभ्यता है या फिर मानव बसावट ने उसका इस्तेमाल अपने विकास के लिए नहीं किया, जी है ना। और तभी ये अपना महत्व फिर दर्शाने लगते हैं, मानव सभ्यता या फिर मानव विकास तभी फिर और अधिक फ्लोरिश करता है इनके सपोर्ट के साथ में। जो आपने कहा कि हाँ, जंगलों को काटा गया और देन फिर आगे बढ़े, तो जंगल तो हैं ही, जंगल अपने आप में कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसी स्थितियां बदलती चली जाती हैं, जो व्यक्ति है या फिर जो समूह है, जो वर्ग है, जो राज्य है, वो फिर अपने शक्ति का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है और देन फिर उसका इस्तेमाल करने लगता है। और यह भारत के हर स्तर पर, भारत में पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, उसका इस्तेमाल उसी हिसाब से करने लगता है। जैसे कि दक्षिण भारत में यदि हम दक्षिण भारत के जो राजवंश रहे हैं, चोल, चेर, पांड्य वगैरह, उन्होंने उनको एक भौगोलिक स्तर पर सपोर्ट मिला कि जो नौसेना है उनकी वो बहुत ही बेहतर रही, है ना। तो अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि अच्छा उन्होंने जो नदी है या फिर जो समुद्री इलाका है उन्होंने उनको उसी के कारण से उनकी नौसेना मजबूत हुई, बल्कि उन्होंने उसका लाभ उठाया, उसका उपयोग किया इस तरीके से ताकि वो एक बेहतर सुसज्जित नौसेना का इस्तेमाल कर सकें। तो भूगोल का मनुष्य सभ्यता ने इस्तेमाल इस कदर किया, इस कदर कर रहा है आज भी कि उसका सही तरीके से ऑप्टिमम जो इस्तेमाल है, यूज है, वो कर सके और उस हिसाब से फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है। सर साथ ही इसीलिए भूगोल को जब हम पढ़ते हैं और भूगोल की परिभाषा जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम इसमें पृथ्वी का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उसको ऐसे अध्ययन करेंगे कि वो मनुष्य का आवास हो। सर अगर भूगोल के भी इतिहास में हम चलें तो 1960 और 70 का जो दशक था वहाँ पे भूगोल में भी तकनीक आने लगी, और जब भूगोल में तकनीक जुड़ गई तो एक रिवॉल्यूशन आया जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटिव रिवॉल्यूशन। तो जब क्वांटिटिव रिवॉल्यूशन आया, जो सर अभी बात कर रहे थे, या मैं ज्योग्राफी की टर्म्स में बात करूं जिसको कहा जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, इसको भी इसीलिए सर भूगोल की शाखा बना दिया गया कि मानव ने
भूगोलिक तंत्र का इस प्रकार यूटिलाइजेशन किया जिससे वो फ्लरिश कर सके आगे। तो इसीलिए सर मानव भूगोल को इसीलिए जोड़ा गया भूगोल में, ताकि हम मानव सभ्यता को भी पढ़ सकें, मानव से कैसे भौगोलिक तंत्र का यूटिलाइजेशन किया और फ्लरिश किया। तो हमको दोनों भूगोल में आप मानव भूगोल भी पढ़ेंगे और भौतिक भूगोल भी कुल पढ़ेंगे। मिला के इतिहास वर्सेस भूगोल तो हो गया सर है। आपके माध्यम से मैं एक बात यहाँ पे बताइए, कह देना बताइए। चाहता हूँ कि अभी बहुत ही शानदार तरीके से अपने विषय का पक्ष रखते हुए मुकुल सर ने ये कहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो आखिर क्यों उसके लोग गेंजेटिक प्लेन में ट्रांसफर हुए इंडस प्लेन से। अब उसमें तर्क उन्होंने भौगोलिक दे दिया, स्वीकार है, ऐसा नहीं कि स्वीकार नहीं है, सम्मान के साथ स्वीकार है, लेकिन आप उसमें राजनीतिक पक्ष क्यों नहीं लिए? उसके राजनीतिक पक्ष भी थे, आर्थिक पक्ष भी थे। तो केवल ज्योग्राफी का मान सम्मान बढ़ाना किसी स्टूडेंट के लिए खतरनाक हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए कि ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। इसी स्तर पर इतिहास का भी, लेकिन फिर भी जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं तो हमारे विषय का भी सम्मान रखिए और बोलिए कि उसमें इतिहास भी शामिल था। और एक विषय सर इसमें और एब्सेंट है, हालांकि हमारे अर्थशास्त्री यहाँ मौजूद नहीं है अतुल सर, अदरवाइज वो हमें भी चुप कराते। वो ये कहते कि विरत तुम अपना सब्जेक्ट का भी महिमा मंडन कर रहे हो, तो मैं ये मतलब वो काम मैं करने मैं वाला कर दे रहा हूँ। इसमें आर्थिक पक्ष भी है, आर्थिक पक्ष भी है कुल कि मिला आप के वहां बात से को क्यों समझिए ट्रेड कर रहे हैं। कि कुल मिलाकर बात यह है कि जिस कोर्स को डिज़ाइन किया गया इसी वजह से कि अलग अलग आयाम पर आप सोचें। देखिए आपके उत्तर में ये सारे पक्ष आएंगे, और जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता वाला ही एग्जाम्पल ले लें, तो उसका कोई एक कारण नहीं होगा। या फिर कोई उत्तर आप लिख रहे होंगे तो आप इतिहास में भी जब लिखते हैं तो तात्कालिक कारण लिखते हैं और फिर पृष्ठभूमि में जो कारण है उसको भी लिखते हैं। तो इसी तरीके से सोचने की प्रक्रिया को चलाना भी है कि किसी भी विषय पर क्या क्या पक्ष हो सकते हैं। जैसे इन लोगों ने जो पक्ष रखा वो भूगोल के हिसाब से अपना पक्ष रखा, और इतिहास के हिसाब से उसमें क्या चीज़ें हैं ये भी पक्ष है। आर्थिक कारण भी हैं, राजनीतिक कारण भी हैं। और जब आप आंसर लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि ये इसी तरीके से लिखा भी जाता है कि इसके पीछे के आर्थिक कारण या आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थीं, राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थीं, और इन सारे डायमेंशंस को मिलाकर एक संतुलित उत्तर तैयार किया जाता है। तो ये बात ठीक है कि भूगोल अपने आप में यूपीएससी का सिलेबस ही ऐसा क्यों बनाया गया है। आप सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, भूगोल भी पढ़ रहे हैं, इतिहास भी पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र भी पढ़ रहे हैं, राज्य व्यवस्था भी पढ़ रहे हैं, और अपने उत्तर में सारे डायमेंशंस को लिंक कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं, एक साथ ले आ रहे हैं, तब जाकर एक अच्छा उत्तर बनता है, परिपक्व उत्तर बनता है। तो यही हमारा मकसद है। तो ये तो मजाक की बात थी, लेकिन आप लोग को ये समझने वाली बात है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक आयामी होकर तैयारी नहीं करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो उस पर, जैसा इन्होंने कहा कि कोई इतिहास पढ़ रहा है, 5 महीने तक इतिहास अगर पढ़ रहा है तो यूपीएससी के इतिहास में वो खुद इतिहास बन जाएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपको एक संतुलन बनाना है ना कि दिन भर में आपके समय का बंटवारा कैसा होगा, कितना समय आप एक किसी विषय पर दे रहे हैं, फिर आपके रूटीन में दूसरा विषय उतने ही महत्वपूर्ण तरीके से कवर होना चाहिए। जितनी अवधारणात्मक समझ, कॉन्सेप्ट की समझ आपको भूगोल जैसे तकनीकी विषय में चाहिए, उतनी ही अच्छी समझ आपको चाहिए इतिहास में। और फिर ये सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से कैसे लिंक कर रहे हैं कि भाई दांडी ही क्यों गए गांधी, ठीक है, दांडी मार्च ही क्यों, नमक ही क्यों उठाया। तो हर चीज़ के पीछे का लॉजिक समझने की ज़रूरत है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग एक बैच के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचाएं। और ये बैच मुकुल बताएंगे, आप बताइए इस बैच की अगर कुछ खासियत या फिर डेट वगैरह जो भी आपको बताना है। सर ये हमारा सेकंड बैच है और ये फाउंडेशन बैच है जिसमें ना केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा की भी आपको तैयारी की जाएगी। और जैसा कि सर ने अभी बताया कि हमें एक आयाम को लेके नहीं चलना है, तो इसीलिए इस बैच में हमने ये देखा है कि और रखा है कि आप लोगों का बहुआयामी हम लोग विकास करें। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी में ना ज्योग्राफी एकदम जरूरी है, ना केवल इतिहास जरूरी है। ज्योग्राफी में
या यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा कभी नहीं होगा कि ज्योग्राफी से ही सारे क्वेश्चन आ जाएं या इतिहास से ही सारे क्वेश्चन आ जाएं। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, और ना केवल सब्जेक्ट पढ़ना है बल्कि एक विद इन टाइम पीरियड में आपको वो खत्म करना है। इसको पंचवर्षीय योजना हमको बना के नहीं चलना है। तो इसीलिए बैच की ड्यूरेशन में आप देखोगे 13 से 14 महीने रखी गई है, जिसमें हर दिन आपको 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी। साथ ही साथ जो एंट्री गेट है यूपीएससी मुख्य परीक्षा का सीसेट, आपको सीसेट की रिकॉर्डेड क्लास, साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है जिसको करंट अफेयर कहा जाता है, करंट अफेयर की भी आपको रिकॉर्डेड क्लास रखी जाएगी। सर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो मेरा फेवरेट फीचर है इस बैच में वो है मेंटरशिप का। इस बैच में मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसका मतलब है P2P आपको गाइड किया जाएगा। आपके पास एक मेंटर होगा, वो मेंटर ना केवल आपके उत्तर लेखन में आपकी मदद करेगा बल्कि इस परीक्षा के दौरान, इस 13-14 महीने के दौरान आपको किस प्रकार पढ़ाई करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें उस मेंटर्स द्वारा बताई जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे हैंड रिटन नोट्स एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं, अब वो खुद से अगर नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि क्लास का नोट्स आपको हाथ से जैसा आप बनाते हैं वैसा ही बन के आपको मिल जाता है इस बैच में, तो आपका उतना समय थोड़ा सा बच जाएगा। फिर साथ साथ अब जैसे एक क्लास हो रही है तो क्लास के अंत में एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, फिर उसको आप लिख कर भेजते हैं, उसका एवेल्यूएशन 24 घंटे के भीतर मूल्यांकन किया जाता है। और मैं किसी वीडियो में, अभी जैसे कल एक वीडियो हम लोग 2 दिन पहले कर रहे थे, तो उसमें आपको देखा भी होगा आपने, नहीं तो फिर किसी वीडियो में आप लोग में से कोई भी ज़रूर दिखाए कि मूल्यांकन किस तरीके से किया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कहीं बैठकर टेस्ट देते हैं तो उसका मूल्यांकन जिस तरीके से किया जाता है वैसे ही उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। मेंटोरशिप जैसा कहा आपने कि 1-to-1 मेंटोरशिप तो है ही, साथ ही एक और फैसिलिटी है। अभी हाल ही में ज्ञानवाणी सेशन हुआ था जो कि ग्रुप मेंटोरशिप का पार्ट है। तो ग्रुप मेंटोरशिप में ज्ञानवाणी सेशन में अनिल स्वरूप सर हैं जो रिटायर्ड आईएएस हैं, पूर्व कोयला सचिव हैं, शिक्षा सचिव रह चुके हैं, उनसे आप लोग की बातचीत हुई थी। जो बैच 1 के बच्चे हैं उनसे बातचीत कराई गई थी, उनके सवालों को उन्होंने उनका हल बताया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे फीचर्स में हैं। साथ ही हैंडआउट जो आपको हर लेक्चर के बाद उस क्लास का एक नोट्स मिलता है, ये सारी सुविधाएं आपको इस बैच में मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, तो आप उस पर जाइए और उस पर जाकर कोर्स अगर परचेज करना है तो अभी होली वाली बात जो आई थी शायद, हाँ कि होली का 8 मार्च तक ये बड़ा अच्छा एक डिस्काउंट चल रहा है, और जो कोर्स आपको 18,999 में, वो भी अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत कम कीमत रखी गई, लेकिन उसको और बेहतर कर दिया गया है होली के रंग की वजह से, तो 17,499 रुपये में। किसी भी फैकल्टी का कोड ज़रूर लगाइए। कई बच्चों ने बिना कोड के परचेज कर लिया है पहला बैच, उनको नुकसान हो गया, तो अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। तो आप किसी भी फैकल्टी का कोड ज़रूर उसमें लगाइए और लगाकर फिर वो प्राइस चेक कर लीजिए कि इतना हो गया है कि नहीं हो गया। तो 8 तारीख तक ये फैसिलिटी है, इसका फ़ायदा उठाइए। और जो हमारी आज की बातचीत थी उसका निष्कर्ष ज़रूर याद रखिए कि किसी एक विषय पर पूरा जोर मत लगाइए। पूरा जोर मतलब जोर तो सब पर लगाना है, लेकिन संतुलन बनाते हुए, कि ऐसा ना कि एक ही विषय पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा रुचि है इतिहास में, 6 महीना इतिहास पढ़ गए, ज्योग्राफी से प्यार हो गया है तो बाकी सब्जेक्ट को किनारे रख के ज्योग्राफी ही किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी भी विषय को स्किप नहीं करना है। तो इसी तरीके से कुछ हम लोग ऐसे सेशन आप लोग के लिए प्लान करते रहते हैं बीच बीच में, जिसमें आपको दिशा निर्देश दिया जा सके, थोड़ा सा निर्देशन किया जा सके। दिशा निर्देश तो गाइडलाइन टाइप का मामला हो जाएगा, लेकिन निर्देशन किया जा सके या फिर आपको रास्ता दिखाया जा सके, जितनी हम सब की समझ है उसके हिसाब से। तो आज की इस पूरी बातचीत के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और इतिहास और भूगोल के बीच कोई वैमनस्य नहीं है, इस बात से निश्चिंत रहिएगा। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।